तो कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम एंटोनियो है। ये लड़का हाल ही में जापान के एक छोटे से घर में रहने आया है। असल में क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते एंटोनियो 3 साल जेल में गुजार कर बाहर आया था। साथ ही वो एक चैंपियन किक बॉक्सर भी रहा है। जेल से लौटकर उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वो कभी नॉर्मल डिलीवरी करने का काम करता तो कभी साफ सफाई का। उसके पास एक मोबाइल फोन तक नहीं था। पैसे के नाम पर भी एक फूटी कौड़ी नहीं थी उसपे। आखिरकार काफी कोशिश करने के बाद एंटोनियो को एक पार्किंग लॉट में केयर टेकर की नौकरी मिल ही गई। उससे पहले एक बुजुर्ग आदमी ये काम किया करता था जो अचानक अपनी नौकरी छोड़कर चला गया था। अब उसी बुजुर्ग की जगह एंटोनियो को काम मिल गया। यहाँ उसका काम कुछ खास नहीं था, बस आने जाने वाली गाड़ियों पर उसे नजर रखनी थी। फिर एक दिन एक लड़की उसके पास आई और उससे ऐसे बात करने लगी जैसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। लड़की बहुत ज्यादा बातूनी थी, उसका तो मुंह चलता ही जा रहा था। थोड़ी देर में एंटोनियो ने नोटिस किया कि ये लड़की तो देख नहीं सकती, ये अंधी है। लड़की को लग रहा था कि ये बूढ़ा आदमी होगा जिससे वो बात कर रही थी। वो बुजुर्ग जो यहाँ पे पहले काम करता था वो इस लड़की का दोस्त था जिससे वो अक्सर बातें करने आती थी। लड़की ने अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान भी निकाला और एंटोनियो को दे दिया, ये समझ के कि ये बुढ़ऊ होगा। जल्दी लड़की को एहसास हुआ कि सामने खड़ा इंसान बूढ़ा नहीं है बल्कि कोई और ही है। अब एंटोनियो ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि बूढ़ा यहाँ से जा चुका है और अब उसकी जगह उसने नौकरी संभाल ली है। खाने का सामान स्वीकार करने के लिए लड़की ने एंटोनियो को धन्यवाद कहा। हालांकि एंटोनियो ने वो खाना वापस कर दिया। लड़की ने बताया कि अक्सर वो उस बूढ़े आदमी के साथ यहीं पर टीवी शोज देखा करती थी। देख तो नहीं सकती थी, खैर वो सुन सकती थी। दोनों मिलकर खाते पीते बातें करते और टीवी देखते थे। अब लड़की वापस जाने लगी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश में लड़की भीगने लगी, इसलिए एंटोनियो ने उसे अंदर आने को कहा और कहा कि ज्यादा देर तक भीगोगी तो आंखों के साथ साथ नाक भी बंद हो जाएगी तेरी। दोनों अंदर आ गए और केबिन में बैठकर टीवी शो देखने लगे। लड़की की सुनने की शक्ति देखकर एंटोनियो बहुत हैरान था। थोड़ी देर बाद लड़की ने एंटोनियो को ब्रेड बन दिया और चली गई। जाते जाते उसने एंटोनियो से बाहर रखे टी वाली प्लांट में पानी डालने और उसका ध्यान रखने के लिए कहा। इसके बाद एंटोनियो नहाने के लिए उस बुजुर्ग के पुराने कमरे में गया। वो कमरा बहुत ज्यादा फैला हुआ और गंदा पड़ा हुआ था। बुढ़ऊ ने बहुत कुछ कर रखा था इसके अंदर। एंटोनियो ने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत सामान ठीक किया, फिर उस लड़की द्वारा दिए गए उस ब्रेड बैन को खाया और फिर बाहर जाकर प्लांट को पानी भी दिया। अब अगली सुबह लड़की अपने घर पर नाश्ता बना रही थी। वो अकेले ही रहती थी। अंधी होने के बावजूद भी सारे काम वो खुद ही करती थी। यहाँ तक कि उसने एक कॉल सेंटर में जॉब भी पकड़ रखी थी। कभी कस्टमर्स उसे कॉल पर बहुत परेशान करते थे, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी जाती ही नहीं थी। हालांकि उसका बॉस बहुत बेशरम और वाहियात किस्म का इंसान था। वो लड़की को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। लड़की को डर था कि कहीं नौकरी ना चली जाए, इसी वजह से उसने किसी से कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ एंटोनियो अपने पुराने बॉक्सिंग क्लब में पहुंचा जहां वो पहले प्रैक्टिस किया करता था। क्लब से उसे उसकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से निकाल दिया गया था। आज एंटोनियो माफी मांगने के लिए क्लब आया। उसके कोच जिम ने उसे चेतावनी दी कि उसे क्लब में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि क्लब का मालिक अभी भी उससे बहुत नाराज था और वो उसे वापस क्लब में आने की अनुमति नहीं देने वाला। फिर कोच ने उसे वापस बॉक्सिंग रिंग में उतरने के लिए कहा, लेकिन एंटोनियो ने कुछ सोचते हुए इनकार कर दिया। तभी पीछे से टकला यानी उस बॉक्सिंग क्लब का मालिक आ गया और उसके हाथ में ग्लव्स भी थे। उसने भी एंटोनियो को वापस फाइट में आने के लिए कहा, मगर एंटोनियो ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आया था। उसका बॉक्सिंग क्लब में दोबारा आने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद एंटोनियो पीसीओ में एक औरत को फोन करके बातें कर रहा था। असल में ये औरत उसी व्यक्ति की विधवा थी जिसे पास्ट में एंटोनियो ने मार डाला था। एंटोनियो उससे माफी मांगने के लिए फोन कर रहा था, लेकिन उस औरत ने कहा कि उसने पहले उसे माफ कर दिया है और बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। रात को पार्किंग लॉट में एंटोनियो काम कर रहा था। तभी उसकी नजर ब्लाइंड लड़की पर गई जो वहीं से गुजर रही थी। लड़का सोचने लगा कि लड़की इधर ही आ जाए ताकि उसका भी कुछ टाइम पास हो जाएगा। उसकी इच्छा पूरी हो गई और लड़की केबिन की ओर बढ़ने लगी। एंटोनियो ने लड़की को पिछली बार का लंच बॉक्स थैंक यू कहकर वापस किया। लड़की को टी ऑलिव प्लांट के फूलों की खुशबू आने लगी। दोनों ने फिर से साथ में टीवी शो देखना शुरू किया। अब अचानक लड़की को एक अजीब सी स्मेल आई और उसने एंटोनियो से खिड़की खोलने को कहा। लड़की को लगा कि शायद वो एक्सरसाइज करके आया होगा, इसलिए ये स्मेल आ रही है गंदी सी। लेकिन असल में ये स्मेल एंटोनियो के पुराने जूतों से आ रही थी। एंटोनियो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगा पर कुछ बोला नहीं। उसने साइड कर लिया अपने जूतों को। लड़की ब्लाइंड थी, इसलिए उसके बाकी सेंसेस बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। अब लड़की ने टीवी शो की हीरोइन के बारे में पूछा कि क्या वो लड़की सुंदर है। एंटोनियो ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि उसने भी तुम्हारी जैसी इयरिंग पहनी हुई है। हालांकि ये झूठ था, पर लड़की ये सुनकर हंस गई। लड़की ने फिर एंटोनियो को खाने के लिए आड़ू दिए और अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसका नाम कारी काशिवागी है। फिर दोनों ने हाथ मिलाए और अपने अपने रास्ते चले गए। लड़की ने जाते जाते कहा कि वो अगले हफ्ते फिर आएगी। ये सुनते ही एंटोनियो बहुत खुश हो गया, उछलने लगा वो अंदर ही अंदर, जैसे उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। कारी घर लौटकर खाना बना रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके वॉशरूम का फर्श जो है वो गीला पड़ा हुआ है। उसने ड्रेनेज सिस्टम चेक किया तो उसमें कपड़ा फंसा हुआ मिला। अचानक लड़की गीले फर्श पर फिसल कर गिर गई। इधर एंटोनियो पार्किंग लॉट में लड़की के आने का इंतजार करता जा रहा था और दुआ कर रहा था, आजा आजा। कुछ देर बाद कारी वहां पर पहुंची और
आते ही उसने नोटिस किया कि एंटोनियो ने नए जूते पहने। ये लड़की थी तो अंधी, लेकिन सब महसूस हो रहा था उसे कि कौन क्या पहन रहा है, नया है पुराना सब कुछ। खैर फिर दोनों केबिन में बैठकर टीवी शो देखने लगे। टीवी में उस वक्त हीरोइन हीरो से अपने प्यार का इजहार कर रही थी। ये देखकर कारी ने एंटोनियो से शो के हीरो के बारे में पूछा। एंटोनियो ने बताया कि वो काफी हैंडसम है पर थोड़ा प्लेबॉय टाइप है। तभी कारी ने अचानक एंटोनियो से पूछा, क्या तुम हैंडसम हो? मुझे सच सच बताना। ये सुनते ही एंटोनियो की बोलती बंद हो गई। अरे वो कैसे बोलता कि वो हैंडसम है यार, उसे खुद नहीं पता था कि वो हैंडसम है नहीं। कारी ने उसकी चुप्पी को ये समझा कि शायद वो हैंडसम नहीं है। खैर उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी चेहरे से ज्यादा इंसान की सीरत मायने रखती है। अब तो एंटोनियो का दिल लड़की के प्यार में पड़ चुका था, पिघल गया। फिर थोड़ी देर बाद कारी घर के लिए पैदल ही निकल गई। रास्ते में अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी और लड़की गिर गई। उसके पैर में चोट लग गई थी। एंटोनियो ने तुरंत कारी की मदद की और उसे घर तक छोड़ने चला गया। रास्ते में कारी ने लड़के से उसका नाम पूछा, लेकिन एंटोनियो ने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि उसका अंग्रेजी नाम सुनकर लड़की का रिएक्शन क्या ही होगा यार। कारी ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, नाम मत बताओ, मैं तुम्हें बूढ़ा अंकल कह लूंगी। हैं तुम एक ओल्ड मैन हो। फिर बस से उतरने के बाद लड़की पैदल चल नहीं पा रही थी। तब एंटोनियो ने उसे पीठ पर उठा लिया। लड़की ने उसे चेतावनी दी कि उसका घर काफी ऊंचाई ऊपर है, मगर एंटोनियो तो प्यार में था, पागल हो चुका था। वो लड़की को लेकर ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर कारी ने फिर से उससे ड्रेनेज सिस्टम में फंसा कपड़ा निकालने के लिए कहा। कपड़ा निकालने के बाद पता चला कि ये तो उस लड़की का इनर वियर था। दोनों के बीच अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। माहौल को नॉर्मल करने के लिए कारी ने एंटोनियो को एक कॉन्सर्ट के टिकट थैंक यू के रूप में दिए और कहा कि वो अपने दोस्त के साथ वहां पर जाकर मजे जरूर करे। लेकिन एंटोनियो चुपचाप खड़ा रहा। लड़की समझ गई कि उसका कोई दोस्त वगैरह है नहीं। तब एंटोनियो ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट पर चलोगी? और इसके बाद कारी कॉन्सर्ट के लिए तैयार भी होने लगी। बाकी लड़कियों की तरह उसे भी ड्रेस चुनने में थोड़ी उलझन हो रही थी। देख तो पा नहीं रही थी, लेकिन पता सब था उसे। वाह, आखिर में लड़की ने एन मौके पर अपने कपड़े बदल लिए। दोनों कॉन्सर्ट का आनंद लेने के बाद डिनर करने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ कारी पहले अपने माता पिता के साथ आती रहती थी जब वो जिंदा थे। खाना खाते वक्त अचानक कारी के कपड़ों पर कुछ गिर गया। बातों ही बातों में कारी ने बताया कि कॉलेज में वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी, मतलब मूर्ति वगैरह बनाती थी। कारी अब एंटोनियो की जिंदगी के बारे में पूछने लगी, लेकिन लड़का बिल्कुल चुप ही रहा। उसने बस इतना कहा कि वो एक डिलीवरी मैन है। लड़की उसे बूढ़ा और शादीशुदा समझ रही थी, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हारा तलाक हो चुका है या बच्चे वगैरह हैं क्या? पर एंटोनियो फिर भी चुप था। क्या ही बोलेगा यार। कारी ने कहा, लगता है मेरा मजाक अच्छा नहीं लगा तुम्हें, सॉरी। तब एंटोनियो ने पूछा कि तुम मेरे पास्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती हो? लड़की बोलती है, मैं बस तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ बस। मगर एंटोनियो ने उससे रूखे अंदाज में बात की, जिससे कारी नाराज होकर घर चली गई। कारी के जाने के बाद एंटोनियो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कारी से तुरंत सॉरी कहा। आखिरकार उसने लड़की को अपना नाम बताया। वो कहता है, मेरा नाम एंटोनियो है, मेरी उम्र 24 साल है, मैं पेशे से एक किक बॉक्सर हूँ और कुछ आपराधिक गतिविधियों के चलते अभी हाल ही में जेल से बाहर लौटा हूँ। लोगों से बात करने में मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूँ, लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। कारी ये सब सुनकर एकदम चुप हो गई और बिना कुछ कहे बोले अंदर चली गई। अगले ही दिन ऑफिस में कारी के बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाकर एक गिफ्ट दिया। लड़की ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम मुझे पहले ही कॉन्सर्ट के टिकट दे चुके हो। लेकिन बॉस जबरदस्ती करने लगा और उसने कहा कि बॉक्स में एक सुंदर नेकलेस है। वो लड़की को डेट पर ले जाकर उसका फायदा उठाना चाहता था। तभी अचानक एक दूसरी एम्प्लॉय वहां पर आई और कारी को बताया कि एक कस्टमर अर्जेंटली उससे बात करना चाहता है। फिर कारी तुरंत बाहर चली गई और उस साला बॉस कलमुंह वो देखता रह गया। इधर एंटोनियो अपने बॉक्सिंग कोच और क्लब के मालिक से मिलने पहुंचा। वो दोनों एंटोनियो को वापस किक बॉक्सिंग करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। कोच को एंटोनियो की बॉक्सिंग बहुत पसंद थी। उसे यकीन था कि अगर एंटोनियो दोबारा प्रैक्टिस करे तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। कोच ने एंटोनियो से कहा कि वो वापस क्लब ज्वाइन कर ले, लेकिन एंटोनियो ने बताया कि 3 साल पहले वो गैंगस्टर था। वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जिसे उसका दोस्त सुकुम चलाता था। सुकुम एक खतरनाक गुंडा था जो पैसे नहीं लौटाने पर लोगों को बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर करता था। एंटोनियो उसी के कहने पर लोगों को मारता भी, जिसके चलते उसे एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और उसे 3 साल की सजा हुई। ये सुनकर कोच और क्लब का मालिक काफी परेशान हो गए। इसके बाद एंटोनियो एक अनाथ आश्रम पहुंचा। वो यहीं बड़ा हुआ था जहाँ एक नन ने उसकी देखभाल की थी। नन ने उससे पूछा कि क्या उसने अब बुरे लोगों के साथ काम करना छोड़ दिया है। जवाब में एंटोनियो ने अपना हाथ दिखाया जहाँ पर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का टैटू हुआ करता था, लेकिन अब वो टैटू उसने मिटा दिया था। मतलब साफ था कि उसने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से छोड़ दिया था पीछे। ये देखकर नन बहुत खुश हुई और उसने बच्चों द्वारा बनाए गए एक हेयर बो उसे देते हुए कहा, जिसे तुम पसंद करते हो उसे ये दे देना। उम्मीद करती हूँ वो कोई लड़का ना हो। यहाँ में पता चलता है कि सुकुम जो कि एंटोनियो का बॉस था, वो इसी अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था। सुकुम हमेशा एंटोनियो से कहता था कि अच्छे लोग कमजोर होते हैं, इसलिए बुरा बनना ज्यादा सही होता है। इधर जब कारी घर पहुंची तो उसका बॉस पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने जबरदस्ती घर के अंदर आकर चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उसका दिया हुआ गिफ्ट अभी तक कारी ने खोला नहीं था। बॉस ने खुद ही उस बॉक्स को खोलकर लड़की के गले में नेकलेस पहना दिया और जबरदस्ती करने लगा।
इसी दौरान कारी नीचे गिर गई और उसने इमरजेंसी अलार्म बजाने की कोशिश करी। तभी वहां पर एंटोनियो आ गया। उसने बॉस की जमकर धुलाई की और गुस्से में उसकी एक उंगली भी तोड़ डाली। बॉस डर के मारे वहां से भाग निकला। कारी ने उसे रोकने की कोशिश की पर एंटोनियो रुका नहीं। फिर कुछ देर बाद कारी ने एंटोनियो से कहा कि तुमने मेरे बॉस को क्यों मारा, अब मेरी नौकरी चली जाएगी। एंटोनियो ने कहा ऐसी जगह तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तब कारी ने कहा तुम्हें नहीं पता कि अंधे लोगों को नौकरी मिलना कितना मुश्किल होता है। ये सुनकर एंटोनियो इमोशनल हो गया। उसने कारी से वादा किया कि वो उसकी सारी जिम्मेदारी उठाएगा। खैर फिर रात में एंटोनियो पार्किंग लॉट में काम करते हुए लगातार कारी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था कि करे क्या वो। कुछ दिन के बाद लड़की फिर पार्किंग लॉट आ गई। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब दोनों साथ में एक ट्रिप पर घूमने गए। समुद्र किनारे विंड मिल्स के पास उन्होंने बहुत मजा किया। वहाँ पर एंटोनियो ने बताया कि वो अक्सर अपनी माँ के साथ यहीं पर आया करता था। उसकी माँ की एक हादसे में मौत हो गई थी लेकिन वो बच गया था। तब कारी ने उसे समंदर से एक सी ग्लास लाने के लिए कहा। एंटोनियो ने उसे बहुत ही खूबसूरत सा सी ग्लास ला कर दिया। यह देखकर कारी खुश हो गई कि कोई उसका इतना परवाह करता है। वहां से लौटने के बाद एंटोनियो ने दोबारा किक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। उसने कारी के लिए एक छोटा सा पपी भी खरीदा जिसका नाम उन्होंने सुकू रखा। अब दोनों साथ रहने लगे। एक दिन एंटोनियो ने घर की खिड़की खोल दी ताकि कारी को उजाले का एहसास हो। तभी कारी ने उसे अपने पास बैठाकर उसका चेहरा अपने हाथों से महसूस किया कि कहीं ये बुढ़ा तो नहीं है। फिर उसने एंटोनियो से कहा कि वो उसकी आंखों में देखना चाहती है, मगर लड़का बहुत शर्माने लगा। उसी समय दोनों ने एक दूसरे को किस किया जो जेल के बाद एंटोनियो की दूसरी किस थी। अब एंटोनियो ने चैंपियनशिप की तैयारी शुरू कर दी। वहीं कारी ने अपना पुराना स्कल्पचर का काम भी फिर से शुरू कर दिया। लड़की ने कुछ कप और मग बनाए और दोनों अपने कुत्ते के साथ बहुत खुश थे। रात को जब एंटोनियो किक बॉक्सिंग से घर लौटा तो कारी उसे अच्छे से मसाज देती थी। एक दिन मसाज के वक्त कारी ने एंटोनियो के हाथ पर एक निशान महसूस किया होगा। एंटोनियो ने उसे बताया कि ये सब बस जलने का निशान होगा और कुछ नहीं। तभी कारी ने हंसते हुए कहा कि मुझे पूरी जिंदगी मसाज वाली बनकर नहीं रहना है, समझ रहे हो ना। एंटोनियो ने उसे वादा किया कि वो जल्दी उसके लिए एक स्कल्पचर शॉप खोल देगा। अगली सुबह मैच में एंटोनियो ने शानदार जीत हासिल की और उसे ये नहीं पता था कि उसका बचपन का दोस्त और बॉस सुकुम भी वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। मैच के बाद सुकुम ने एंटोनियो के कोच का अपमान किया लेकिन एंटोनियो ने कोच से शांत रहने के लिए कहा क्योंकि वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। फिर अगले ही दिन कारी एंटोनियो को अपने माता पिता की कब्र पर लेकर गई। उसने बताया कि 4 साल पहले जब उसे ड्राइंग लाइसेंस मिला था तब वो अपने पेरेंट्स के साथ ड्राइव पर निकली। तभी उसने एक बिल्डिंग में किसी इंसान को जलते हुए देखा जिससे उसका ध्यान भटक गया और कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई और तब से कारी देख नहीं सकती थी। ये सब सुनकर एंटोनियो बिल्कुल हैरान रह गया क्योंकि वो यही दिन था जब उसने सुकुम के कहने पर एक आदमी को बिल्डिंग में जिंदा जला दिया था। अब उसे एहसास हुआ कि कारी की आंखों की रोशनी खोने और उसके माता पिता की मौत का जिम्मेदार भी वही है। ये जानने के बाद वो बिल्कुल टूट गया और खुद को गुनहगार समझने लगा। उस दिन उसने सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल दिया। खुद के मुंह पे मारता तो बात बनती ना भाई। इधर एक दिन अचानक कारी की आंखों में तेज दर्द होने लगा। दूसरी तरफ सुकुम एंटोनियो को एक इलीगल अंडरग्राउंड मैच खेलने को कह रहा था जिसमें बहुत पैसे मिलने वाले थे, पर एंटोनियो ने मना कर दिया। जब वो घर आया तो कारी वहां पर नहीं थी। वो भागते हॉस्पिटल पहुंचा जहां डॉक्टर ने बताया कि कारी की आंखों का तुरंत ऑपरेशन करना होगा वरना थोड़ी बहुत बची हुई इसकी आंखों की रोशनी भी गायब हो जाएगी। बची है क्या भाई भी उसकी रोशनी। खैर मतलब ऑपरेशन से कारी की आंखें ठीक हो सकती थी शायद, लेकिन ये बात लड़की ने एंटोनियो को कभी बताई नहीं थी। एंटोनियो अब नन के पास पहुंच गया। नन ने उसे कहा कि आश्रम के बच्चे एक म्यूजिक बॉक्स बना रहे हैं, इसलिए वो उसे अपना पसंदीदा गाना बताए ताकि बच्चे उसके लिए एक स्पेशल बॉक्स बना सके। पर एंटोनियो अपने पुराने पापों को याद करते हुए बुरी तरह से गिल्ट में डूबा हुआ था। क्या ही करता, वो इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। नन ने उसे समझाया कि तुम अपने बीते कल को बदल नहीं सकते पर आज को जरूर बेहतर बना सकते हो। कैसे, मेरे को बताना। वो कहती है तुम एक अच्छे इंसान हो इसलिए खुद को माफ करके आगे बढ़ो। अगले दिन एंटोनियो ने कारी से पूछा कि उसने उसे कभी सर्जरी के बारे में क्यों नहीं बताया। तब कारी ने कहा कि जब मेरी आंखें ठीक थी तब भी मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाई, मेरी वजह से उनकी मौत हो गई, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आंखें ठीक हो या नहीं। यह सुनकर एंटोनियो ने उससे कहा पर तुम अपने होने वाले पति और अपने बच्चों के चेहरे देखने से खुद को कैसे रोक सकती हो। आखिर में कारी उसकी बात समझ गई और सर्जरी के लिए राजी हो गई, मगर एक समस्या थी, कारी की सरकारी नौकरी नहीं थी, इसलिए सर्जरी का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल था। ये जिम्मेदारी एंटोनियो के कंधे पर था। दोनों घर लौटे तो दरवाजे पर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का टैटू देखकर एंटोनियो शॉक्ड हो गया। वो तुरंत सुकुम के पास गया और उससे कहा कि उसने कारी से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए उसे किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि ये सब झूठ था, वो कारी की सुरक्षा के लिए ऐसा कह रहा था। सुकुम ने उसे कुछ पैसे देते हुए आखिरी मैच खेलने के लिए कहा। एंटोनियो ने पैसे लेकर अपने कोच को सौंप दिए और कहा कि जब तक कारी की सर्जरी ना हो जाए वो उसके साथ हॉस्पिटल में रहे, बाकी के पैसे वो मैच जीतने के बाद हॉस्पिटल में जमा कर देगा। कोच नहीं चाहता था कि एंटोनियो गैर कानूनी फाइट खेले, लेकिन लड़के की मजबूरी देखकर उसने हामी भर दी। उस रात एंटोनियो ने घर आकर अपने पुराने दस्तावेज जला दिए। आज अंडरग्राउंड फाइट का दिन था। इस मैच में सामने वाले को तब तक मारना था जब तक वो बेहोश न हो जाए।
मैच शुरू हुआ तो शुरुआत में एंटोनियो लीड कर रहा था, लेकिन जल्द ही सामने वाले फाइटर ने जोरदार वापसी करते हुए उसे मारा। फिर एंटोनियो ने भी हीरो की तरह कमबैक किया और आखिरकार जीत हासिल की। सुकुम को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एंटोनियो ने ये मैच जीत लिया। कोच भी वहाँ बैठकर एंटोनियो को सपोर्ट कर रहा था। अरे वहाँ नहीं गया तू, उसका तो सर्जरी होने वाला था भाई। इधर हॉस्पिटल में कारी का ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल रहा और वो फिर से देख सकती थी। मैच खत्म होते ही कोच ने फोन पर एंटोनियो को बताया कि उसकी मैच की प्राइज मनी, कारी की सर्जरी और एक विधवा महिला को दे दी गई है। ये विधवा महिला वही थी जिसके पति की मौत आग में जलकर हुई थी। कारी की आंखों की रोशनी वापस आने की खुशखबरी सुनकर एंटोनियो को लगा कि अब वो अपने पापों से मुक्त हो गया, लेकिन तभी अचानक सड़क पर एक कार ने उसे टक्कर मार दी। वो सड़क पर गिर पड़ा और किसी ने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। यह हमला सुकुम ने किया था क्योंकि उसने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया था। इधर कारी हॉस्पिटल में बैठकर एंटोनियो का इंतजार कर रही थी, पर वो आया ही नहीं। कुछ दिन बाद कारी अपने घर से शिफ्ट हो रही थी क्योंकि उस बिल्डिंग का रेनोवेशन होना था। तभी उसे एंटोनियो के नाम से एक पार्सल मिला। उसमें एक म्यूजिक बॉक्स था जिसमें उसका फेवरेट सॉन्ग बज रहा था। बॉक्स के पीछे एक अनाथ आश्रम का पता लिखा था। पता देखकर कारी तुरंत अनाथ आश्रम पहुंच गई। वह नन ने उसे बताया कि एंटोनियो अपने आप को हर बात के लिए जिम्मेदार मान रहा था। नन ने एक्सीडेंट वाली बात भी कारी को बता दी कि उस बिल्डिंग में जो आदमी जल रहा था उसे एंटोनियो ने ही जलाया था। ये सुनते ही कारी हैरान रह गई, लेकिन उसने मन ही मन में एंटोनियो को माफ कर दिया था। वो घर लौटी और मिट्टी से एंटोनियो का चेहरा बनाने लगी। 2 साल बीत गए। कारी ने अपने स्कल्पचर शॉप खोल ली थी। उनका पालतू कुत्ता सुक्को भी बड़ा हो चुका था। कारी अब एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में वॉलंटियर मसाज भी किया करती थी। फिर एक दिन वहाँ उसकी मुलाकात एक जवान लड़के से हुई। असल में लड़का और कोई नहीं बल्कि खुद एंटोनियो था, मगर एंटोनियो ने कुछ भी कहा नहीं। हालांकि उसने कारी को पहचान लिया था। जब कारी मसाज कर रही थी तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसने पहले भी इस बॉडी को छुआ था, लेकिन जब उसने बॉडी पर किसी और का नाम देखा तो वो चली गई। कुछ दिन बाद जब एंटोनियो डंडे के सहारे चलने लगा तो उसने अपने नाम वाली स्कल्पचर शॉप देखी जो कारी ने खोली थी। लड़का दुकान के अंदर आया। वहाँ टी ऑलिव प्लांट, म्यूजिक बॉक्स और वो सभी यादें मौजूद थी जो उसने कारी के साथ बिताई थी। वो दुकान से ऑलिव प्लांट खरीद कर बाहर निकला। सुकु भौंकते भौंकते उसके पीछे भागने लगा। सुकु को तो पता था कि वो कौन है। रास्ते में कारी अचानक एंटोनियो से टकरा गई, जिससे एंटोनियो गिर गया। कारी ने उससे कहा कि तुम तो वही हॉस्पिटल वाले लड़के हो ना, आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लेकिन एंटोनियो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जब कारी दुकान में पहुंची तो सेल्स गर्ल ने उसे बताया कि एक अजीब सा कस्टमर आया था अभी, जो म्यूजिक बॉक्स को देखकर रोने लगा था। ये सुनते ही कारी समझ गई कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि एंटोनियो था। वो भागकर बाहर गई, पर एंटोनियो तब तक जा चुका था। एंड में एंटोनियो समुद्र किनारे बैठकर रोने लगा। उसके हाथ में वही सी ग्लास था जो उसने कारी के लिए चुना था। तभी पीछे से कारी वहां पर आ गई। आखिरकार दोनों का इंतजार खत्म हुआ और वो फिर से मिलने आ गए। और इस तरह से एक खूबसूरत प्रेम कहानी यहीं पर खत्म हो गई। मिल तो गए आखिर में दोनों, हैप्पी एंडिंग। वेल, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस अनमोल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।